देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों के अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम सीधे रुख करेंगे उत्तराखंड की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरीके से देखा जाए लगातार हम अपडेट करा रहे हैं तमाम राज्यों की खबरों से, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज उत्तराखंड की किन खबरों पर आपकी निगाहें बनी रहने वाली हैं। देखिए संजिता, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करें, यहाँ इस तरीके से पूरी तरीके से देश के अंदर 3 राज्यों के अंदर जो है प्रचंड बहुमत मिला है और लोकसभा चुनाव जो है यहाँ पर सिर पे खड़े हैं। उसको देखते हुए यहाँ पर जो है विकास कार्यों की लगातार बात कर रहे थे, युवा नेतृत्व की बात कर रहे थे। पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है जिस तरीके से धरातल पे काम करते, चाहे रेस्क्यू की बात हो, टनल की बात हो, तमाम चीजों को लेके। और यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात जो थी रोजगार की थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा था काफी समय से वो था पलायन का, कि जो ऊपर पहाड़ के लोग थे वो यहाँ पे पलायन करने को मजबूर थे, रोजगार नहीं था। इसको लेकर लगातार विपक्ष भी लगातार हमलावर रहा है। उसको लेकर जिस तरीके से यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी ने एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की थी कि यहाँ पर जो है हम यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो लगाएंगे, और इंडस्ट्री लगाने के लिए जो विदेशों से भी और देश के कई कोनों से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे यहाँ पे बातचीत का दौर शुरू हुआ और इसको लेकर यहाँ पे पूरी तरीके से एक रणनीति के तहत यहाँ पे जो है कार्य शुरू किया गया, जिसको लेकर यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी विदेशों का भी दौरा किया, उन्होंने देश में भी रोड शो किए, कई चीजें। तो आज उसका यहाँ पे रिजल्ट निकलने जा रहा है। ये इन्वेस्टर समिट है जिसकी तैयारियां लगातार यहाँ पे 1 महीने से चल रही थी। आज यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का भी दौरा कहा जा रहा है कि उद्घाटन वो करेंगे, अभी कुछ ही देर में जो है इन्वेस्टर समिट शुरू हो जाएगी। जो कहा जाता था कि 3 लाख करोड़ के जो है यहाँ पे जो एमओयू है वो साइन हो चुके हैं और 44,000 जो है धरातल पे उतरने की बात की है। साथ में मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ पे जो रोजगार है वो बढ़ेगा और खास करके जो लोकल दुकानदार है उसको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। जी संचिता। हाँ अवनीश जी, देखिए ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री धामी इन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा ले रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। इसके पहले भी देखा, लंदन गए तब भी वो हजारों करोड़ का निवेश लेके आए, दिल्ली भी गए तब भी हजारों करोड़ों का जो है निवेश लेकर आए। इस बार उत्तराखंड को ही ये सौभाग्य मिल रहा है, पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। इस बार क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कितने और ऐसे इन्वेस्टर्स जो है उत्तराखंड के लिए निवेश करने के इच्छुक नजर आ रहे हैं, या हम यूं कहें कि उत्तराखंड के लिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कितना खास होने वाला है? बिल्कुल संचिता, देखिए इसमें कोई कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह की बात करें, यहाँ पे देवभूमि है, यहाँ पे रोजगार जो है, यहाँ पे जो पहले जिस तरीके से देखा जाए था, पहले भी यहाँ पे बात की गई थी इंडस्ट्री लगाने की, और कुछ पहले भी जो है जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्होंने भी एमओयू साइन करे थे। हालांकि यहाँ पे वो धरातल पे नहीं उतर पाए थे, जिसको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी यहाँ पे जो है छीटाकसी की है। उसको लेकर जो है यहाँ पे जो सरकार थी वो कदम फूक फूक के रख रही थी। उनका कहना था कि जो देश विदेश से, जैसे तरह लंदन का दौरा हुआ है, यहाँ पर दुबई की बात की जा रही थी और लोकल की बात करी, तो अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनका रुझान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 3 लाख करोड़ की जो यहाँ पे बात की जा रही है वो यहाँ पे साइन हो चुके हैं। आज तमाम जो इन्वेस्टर है जिन्होंने एमओयू साइन किया वो यहाँ पे शिरकत करेंगे इन्वेस्टर समिट में। नेपाल की बात की जा रही है और विदेशों से बात की जा रही है, लंदन की बात की जा रही है। तमाम जो डेलीगेट्स है वो यहाँ पे जो है आने वाले हैं कुछ ही देर में और प्रधानमंत्री के साथ भी रूबरू होंगे। और साथ में जिस तरीके से एमओयू की बात हो रही है वो धरातल पर उतरने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पे एक बात की है, लोगों को यहाँ पे विश्वास दिलाया है कि जो हमने यहाँ पे एमओयू साइन किया उनको धरातल पर उतारकर रोजगार जरूर लगाया जाएगा। जी वहीं हम बात करें सरकार की, तो सरकार ने इस समिट को खास बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की हैं अवनीश जी? जी बिल्कुल, देखिए संचिता, यहाँ पे काफी महीने से जो है तैयारियां चल रही थी। एक ये बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा सकता था जिसको लेके कोई भी कोताही नहीं पे बरती, चाहे सड़कों की बात करें, दीवार की पेंटिंग की बात करें, साफ सफाई की बात करें, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था के हवाले के लिए यहाँ पे लगातार जो एजेंसियां है, क्योंकि यहाँ पे अब जो इलाका है वो पूरी तरीके से एसपीजी को जो है हैंडओवर कर दिया गया है। लोकल पुलिस तमाम सड़कों पर दिखाई दे रही है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको भी सुचारू करने के लिए रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। आम जनता को परेशानी ना हो उसका भी यहाँ पे जो है पूरी तरीके से ध्यान रखा गया, कॉरिडोर बनाए गए हैं जिसको लेके आम जनता में भी यहाँ पे एक संतोष की लहर दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा मौसम की ओर आते हैं। मौसम किस प्रकार से रहने वाला है?
जी देखिए संजीदा, यहाँ पे अगर बात की हो उत्तराखंड की, तो ये यहाँ पर मौसम जो है सदाबहार इक्वल रहता था। परंतु जिस तरीके से पीछे जो है यहाँ पर देखा जाए तो मौसम ने लगातार करवट ली है। यहाँ पर कहीं न कहीं आपदा भी आई है, बादल फटने की भी नौबतें आई हैं। परंतु अभी आज की अगर बात करें तो यहाँ मौसम जो है समांतर बंधा हुआ है। यहाँ पे कहीं-कहीं जो है बादल भी देखने को मिल रहे हैं, ठंड का एहसास ज़रूर है। लोगों ने यहाँ पे जो है यहाँ पे स्वेटर और जैकेटें शुरू कर दी है। परंतु पहाड़ों की बात करें, अभी पहाड़ों में जो है जिस तरीके से धूप छेटक खिली हुई है, वहाँ पे अभी हल्की-सी गर्मी का एहसास ज़रूर है। परंतु दिन और रात को अंदर जो है यहाँ पे ठंड ज़रूर दिखाई देगी। जी। चलिए अवनीश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी कड़ी में हम सीधे मुंबई की ओर रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल पुजारी भी जुड़ गए हैं। राहुल, आज किन खबरों पर आपकी नजर आने वाली है? जी संचिता, मैं बता दूं, कल नागपुर में विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। काफी हंगामा भरा रहा। कई मुद्दे ऐसे उठाए गए जो कभी कभी रोके गए। विधानसभा के जो कार्यक्रम चालू था उसको रोका गया विधानसभा अध्यक्ष ने। लेकिन कल एक बहुत बड़ा जो मुद्दा हुआ, सत्ता पक्ष आपस में ही लड़ गई। तो मुख्यमंत्री में आपस में टकराव हो गया। वो मामला क्या था, मैं पूरे अपने दर्शकों को आपको बता दूं। नवाब मलिक को लेके एक मामला था। नवाब मलिक देशद्रोह के उसमें जेल में बंद थे और बेल पे आए हुए थे, मेडिकल पेरोल लेके आए थे। वो सत्ता पक्ष के बेंच पे जाके बैठ गए। इस पे देवेंद्र फडणवीस ने एक लेटर लिखा अजित पवार उप मुख्यमंत्री को कि आप, देश का मामला है, जो ऐसे देशद्रोही लोग हैं जिनको आप अपने पार्टी में शामिल करेंगे तो शायद हमारी विचारधारा अलग हो सकती है। इसको लेके बहुत बड़ा टकराव पैदा हो गया और दोनों आपस में कहा सुनी क्या लेटरबाजी शुरू हो गई। उन्हें एक खत लिखा अजित पवार को, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, दूसरे उप मुख्यमंत्री को, कि आप इसी तरह से अगर होता रहा तो शायद हमें सोचना पड़ेगा। और क्योंकि जिस तरह से देशद्रोह का, नवाब मलिक महाअघाड़ी सरकार में मंत्री थे और देशद्रोह के उसके आरोप में जेल में गए हुए थे, काफी दिनों से जेल में थे। अभी मेडिकल बेल पे लेके बाहर छूटे थे और वो सत्ता पक्ष के बेंच पे जाके बैठ गए थे। संजीता, उसको लेके काफी हंगामा रहा। ये पहला हंगामा था। दूसरा हंगामा जो हुआ, किसानों को लेकर घेरा गया सत्ता पक्ष को, विपक्ष ने घेरा। 4000 एकड़ जमीन जो महाराष्ट्र की बेमौसम बारिश की वजह से खराब हो चुकी थी, उसको आनंद पानन में कल देवेंद्र फडणवीस और क्या नाम है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जाके किसानों से मिलना पड़ा तुरंत विधानसभा खत्म होने के बाद, क्योंकि विपक्ष का बहुत दबाव था। तीसरा जो हंगामा हुआ, सत्ता पक्ष ने विपक्ष पे आक्रमण किया। मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह का जो मृत्यु हो गई थी अज्ञात, उसको लेके संदेह थे। उसी की मैनेजर जो दिशा सल्यान थी, उसको लेकर संदेह किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि आदित्य ठाकरे का उसमें हाथ था। उसको एसआईटी का कल गठन किया गया और आदित्य ठाकरे के ऊपर आक्रमण किया गया। आदित्य ठाकरे को घेराव में लिया गया, जबकि सत्ता पक्ष दो मुद्दों को लेके सत्ता पक्ष को घेर रही थी, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को आदित्य ठाकरे को लेकर घेरी। संजीता। राहुल, वही अगर हम बॉलीवुड की बात करें या मौसम की बात करें तो क्या कुछ इसमें भी देखने को मिलेगा? जी संजीता, वैसे आवाज आपकी कम आ रही है। बॉलीवुड की बात करें तो इस समय एनिमल ने 6 दिन में सभी रिकॉर्डेड तोड़ दिए हैं। इस समय 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और रणबीर कपूर सुपरस्टार बन चुके हैं। अभी 6 दिन के जो कलेक्शन आए, जो हिंदुस्तान के कलेक्शन है, वो 300 करोड़ बताए जाते हैं। ओवरसीज के मिला के अगर देखें तो 800 करोड़ को पार कर चुकी है। संजीता। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम खबरों से हमें रूबरू कराने के लिए। और अब इसी कड़ी में हम सीधे छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेंगे। रायपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू लाइव जुड़ गए। शशिकांत, क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में? संचिता, सबसे पहले हम मौसम की बात करते हैं। जिस तरह से जो मिचांग तूफान है उसका असर जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। लगातार बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। हालांकि जो है आज बारिश पे जो है रुकावट हुई है और आज सुबह से ही बारिश नहीं हो रही है। हालांकि जो है मौसम जो है बादल छाए हुए हैं और ठंड काफी तेजी से बढ़े है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर आज कहा है कि आज मौसम खुलने की संभावना है। आज और कल में जो है जो सूरज है वो निकल जाएगा, तो कहीं न कहीं किसानों को काफी इससे राहत होगी, क्योंकि बारिश अनवरत हो रही थी, रुक बारिश हो रही थी, तो किसान काफी परेशान थे, काफी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। वो
फसल की जो है कटाई और मिसाई नहीं कर पा रहे थे। वही हम राजनीति बात करें तो आज जो है कांग्रेस की समीक्षा बैठक दिल्ली में होने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है यह बैठक लेंगे। बैठक के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक सभी जो है कल देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वह आज जो है दिल्ली में तमाम जो हार की वजह है उनकी समीक्षा करेंगे। क्यों हार मिली, क्योंकि इतनी जो अनुमान उन्होंने नहीं लगाया था उनसे ही जो है उन्हें करारी शिकस्त भी झेलनी पड़ी है, तो उनको लेकर भी आज चर्चा की जाएगी। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है, किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। सबसे पहले बात करें हम नेता प्रतिपक्ष के जो नाम है उसको लेकर, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके अलावा जो है चरण दास महंत, इनका नाम सबसे पहले सामने आता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वे जो है नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। तो ऐसे में जो है कवासी लखमा का भी नाम सामने आता है, सिग्नल लीडर है, लेकिन उसके सामने वो जो पढ़े नहीं है वो सामने आ जाते। तो ऐसे में जो है जो पूर्व मंत्री है उमेश पटेल, उसका नाम भी सामने आ रहा है। तो क्योंकि वे एक सरदार नेता नहीं है, जिस तरह से आक्रामक मूड में उन्हें होना चाहिए उस तरह से आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन इस सभी विषय पर आज जो है नेता प्रतिपक्ष को लेकर मंथन करेंगे। वही मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा में लगातार चर्चाओं का दौर जो है जारी है। 4 दिन से ज्यादा समय हो गया है रिजल्ट आए, लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा बीजेपी ने नहीं कर पाई है। तो कल हालांकि जो है बैठक दिल्ली में हुई है प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री अमित शाह के साथ, तो आज जो है पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन और शशिकांत, अभी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि आज नियुक्ति हो सकती है और उसके बाद पर्यवेक्षक तय करेंगे कि आखिर चेहरा कौन होगा। और इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि 9 तारीख को संभवतः शपथ ग्रहण हो। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि प्रभारी ओम माथुर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और नितिन नवीन आज छत्तीसगढ़ पहुंचने जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, उसके बाद विधायकों की बैठक लेंगे। विधायकों की बैठक के बाद जो है किस तरह किन नामों पर सहमति बनती है, तो इसके बाद ही जो है सीएम की घोषणा करेंगे और जल्द ही जो है नए सीएम की जो है शपथ ले सकते हैं। लेकिन देखना होगा कब तक जो है बीजेपी अपने जो सीएम की घोषणा करते हैं। साथ ही बात की जाए तो मंत्रियों को न केवल सीएम बल्कि मंत्रियों को लेकर भी जो है असमंजस की स्थिति प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि कई दिग्गज नेता जो है जीत कर मैदान में आए हैं। ऐसे में जो है कैबिनेट बनाने को लेकर भी काफी मशक्कत बीजेपी को करना पड़ेगी। जिसमें बात की जाए ओबीसी वर्ग से, तो ओबीसी वर्ग से धर्मलाल कौशिक सामने आते हैं, इसके अलावा जय चंद्राकर सामने आते हैं, साथ ही जो है ओपी चौधरी, ऐसे और कई नाम है। लेकिन इन सबसे जो है इसके अलावा शशिकांत कहा जा रहा है कि इस बार जो है सरगुजा का खास दबदबा रहने वाला है, चाहे वो सीएम फेस हो या फिर मंत्रिमंडल में शामिल चेहरे हों। 4 बड़े नाम जो है बड़ी तेजी से चल रहे हैं वो सरगुजा संभाग के, चाहे हम बात करें गोमती साई की, हम बात करें अरुण साहब की, या फिर हम विष्णु देवदत्त की बात करें। इसके अलावा हम रेणुका सिंह की भी अगर बात कर लें, ये 4 नाम ऐसे हैं जो सरगुजा संभाग से ही आते हैं। तो सरगुजा संभाग का खास असर इस बार रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए सरगुजा संभाग में 14 सीट आते हैं और 14 की 14 सीट बीजेपी जीतकर सामने आया है। पिछली बार हमने देखा था कि कांग्रेस ने सरगुजा संभाग की 14 से 14 सीट जो है जीती थी, तो जिसके कारण उन्हें भारी बहुमत विधानसभा चुनाव में मिला था। इस बार बीजेपी ने सरगुजा संभाग की 14 से 14 सीटों में जीत हासिल की है, इसलिए भाजपा को बड़ी बढ़त जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जिसके चलते कहीं न कहीं जो है सरगुजा संभाग के सीएम को लेकर भी बात हो रही है। इसके अलावा आदिवासी सीएम को लेकर भी चर्चा की जाए। सरगुजा संभाग से रेणुका सिंह, गोमती साई, विष्णु देव साई, इन तमाम नामों पर जो है चर्चा की जा रही है। सबसे बड़ी बात की जाए तो विष्णु देव साई जो है प्रदेश अध्यक्ष पूर्व रह चुके हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वही बात की जाए रेणुका सिंह ने कल जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात
मुलाकात की है। उनके नामों पर काफी दिनों से चर्चा जारी है, चूंकि वे तेज तर्रार नेत्री है, ऐसे में उनके नामों पर भी सहमति बन सकती है। अगर वे रेणुका सिंह मुख्यमंत्री बनती तो ऐसा पहली बार होगा छत्तीसगढ़ में कि पहली महिला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिलेगी। हालांकि जो है आला कमान किसके नाम पर जो है मुहर लगाता है या तो देखना होगा। बात यह भी आ रही है कि गैर जो विधायक है उन्हें भी जो है मुख्यमंत्री की पद जो है दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की घोषणा बीजेपी के नेताओं ने नहीं किया है। जी बिल्कुल शशिकांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम खबरों से हमें रूबरू कराने के लिए। और अब इसी कड़ी में हम सीधे राजधानी भोपाल की ओर रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनू ने भी लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, सबसे पहले हम राजनीतिक गलियारों की ही बात करते हैं। सीएम को लेकर अभी भी जो है तय चीजें नहीं हो पाई हैं। कहा जा रहा है कि आज ऑब्जर्वर नियुक्त हो सकते हैं और उसके बाद कल संभावना है कि विधायक दल की बैठक हो। देखिए, 3 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहाँ पे सीएम के नामों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और इनमें मध्य प्रदेश भी एक प्रमुख राज्य है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो पर्यवेक्षक नियुक्त होने की बात जो कही जा रही है पिछले 3 दिनों से कही जा रही है और ये पूरा मामला अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का अगला मध्य प्रदेश में, ये दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय संगठन पर निर्भर करता है। और वहाँ पे वो लगातार संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। मध्य प्रदेश के लगभग सारे सांसद दिल्ली में ही हैं, संसद सत्र में मौजूद हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बड़े नेता मुख्यमंत्री को छोड़ के दिल्ली दौरा कर चुके हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात कर चुके हैं, कई अन्य बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। और इसके बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय वे आज भोपाल में ही हैं। कल रात को वे भोपाल आए और भोपाल में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता घायल हुआ है हमले में, उसको देखने गए और वहाँ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगले कुछ दिनों बाद ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा होगी। तब तक लगातार न केवल भोपाल में बल्कि इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में चर्चा है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन पाते हैं या उनकी जगह कोई नया व्यक्ति बनेगा। लेकिन अब ये केंद्रीय संगठन पे, केंद्रीय नेतृत्व पे और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस पे निर्भर करता है कि वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाता है, क्योंकि आगे का रोड मैप पार्टी को तय करना है। आगे विकास कार्य होने हैं। मध्य प्रदेश पे इस वक्त 3,80,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है और जो कुल बजट से भी ज़्यादा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मुख्यमंत्री के नाम पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं जो अगले 2-3 दिनों तक और जारी रहने की संभावना है। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, वहीं अगर हम बात करें अब मौसम की, तो मौसम क्या कुछ भोपाल का रहने वाला है? देखिए, मौसम की जहाँ तक बात करें तो मिचांग साइक्लोन के कारण जो अलर्ट था वो आज तक जारी था और जबलपुर और शहडोल संभाग में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा उत्तर भारत से जो शीत लहर चल रही है, ठंडी हवाएं आ रही हैं, उसके कारण मध्य प्रदेश में ठंडक बढ़ी है। भोपाल और इंदौर में आज मौसम विभाग का अनुमान था कि सुबह से धूप खिलेगी और जैसा कि हम भोपाल की बात आपको बताएं तो सुबह से ही भोपाल में धूप खिली हुई है। घना कोहरा काफ़ी कम हो गया है। हालांकि कोहरे के कारण कल कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। मुंबई से आने वाली फ़्लाइट 9 बजे सुबह आती है, वो दोपहर 1 बजे आई और इसके अलावा रायपुर से आने वाली फ़्लाइट भी लेट आई। इसके अलावा जो दक्षिण भारत में पानी और तूफान का दौर चल रहा है उसके कारण भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन से 1 या 2 ट्रेन को भी कैंसिल किया गया या डाइवर्ट किया गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो मौसम आज ठंडक बनी हुई है, मौसम साफ है और अगले कुछ दिनों में इस ठंडक के और बढ़ने की संभावना है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत से आने वाली हवाएं मध्य प्रदेश में ठंडक बढ़ाएगी, जबकि जो तापमान है जो लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है मध्य प्रदेश के कई शहरों में। ग्वालियर सबसे ठंडा शहर है और ग्वालियर में घना कोहरा, ग्वालियर और ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। बिल्कुल, मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि मौसम तो साफ रहेगा लेकिन आने वाले समय में 3 दिनों में तेज सर्दी भी पड़ने वाली है। ऐसे में बच्चों को, बुजुर्गों को कुछ एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। जी हाँ, मौसमी बीमारियां बढ़ने की पूरी संभावना है। और एक और खबर हम आपको बताते हैं जो राजनीति से जुड़ी हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है और ये यात्रा देश भर में निकाली जा रही है और उसमें केंद्र की सरकार की जो उपलब्धियां हैं और जो उनकी योजनाएं चल रही है
उसको लेके ये यात्रा निकाली जा रही है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा मध्य प्रदेश के में आज प्रवेश करेगी और ये उन स्थानों से जाएगी जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का भी मानना है और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक RSS का भी मानना है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, जो योजनाएं लाई हैं, उसका बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। और जिन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पाया है, जो लोग समझ नहीं पाते इन योजनाओं को, तो इस यात्रा के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ये बताया जाएगा कि उनके लिए कितनी योजनाएं चल रही हैं। और जनजातीय क्षेत्रों से ये यात्रा खास रूप से उसी रूट से निकाली जाएगी। तो आज इस यात्रा का मध्य प्रदेश में आगमन हो रहा है और ये यात्रा कई दिनों तक मध्य प्रदेश में चलेगी। और जहाँ तक बात करें सर्दी की, तो सर्दी से बचने के लिए अभी इतनी सर्दी नहीं है कि अलाव वगैरह आदि भोपाल या इंदौर या मध्य प्रदेश के किसी जिले में लगाए जाएं, लेकिन जैसे जैसे उत्तर भारत में बर्फबारी होगी और उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आएंगी, अगले 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश में भी सर्दी बढ़ने का पूर्व अनुमान है। वहीं अगर हम भोपाल के इवेंट्स की बात करें तो कहा जा रहा है 4 दिनी मजहबी समागम भी लगने जा रहा है। आज से भोपाल में जो तबलीगी इज्तिमा है उसकी शुरुआत होने जा रही है और इसके लिए जमातों का आना कई दिनों से शुरू हो गया था। और आज जो दोपहर में जुमे की नमाज के बाद ये तबलीगी इज्तिमा शुरू होगा, जो 3 दिनों तक चलेगा। इसके लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। भोपाल के ईंट खेड़ी में ये इज्तिमा लगाया जाता है, जहाँ से देश भर के लोग आते हैं और विदेशों से भी कई जमातें आती हैं। तो जिला प्रशासन ने और भोपाल प्रशासन ने, नगर निगम ने इसकी पूरी तैयारियाँ की है। सारी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद है और 4 दिनों तक ये धार्मिक समागम भोपाल में चलेगा। चलिए अनिरुद्ध जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम खबरों से हमें रूबरू कराने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।